बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्क्राइब करने के दो मेथड हैं, एक उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन है और एक उसकी मैथमेटिकल जो है वो फॉर्म है। अगर आप इसकी फ़िज़िकल डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सर्टेन एरिया। हमारे पास कोई भी एक एरिया है, उस एरिया की जो मैग्नीट्यूड है वो ए है और उसकी डायरेक्शन को मिला के जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसको एरिया वेक्टर कहा जाएगा। किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मली जो है वो पॉइंट आउट करता है। जस्ट लाइक ये जो पेज है या शीट है, इसकी डायरेक्शन यूँ नॉर्मली आउटवर्ड्स होगी, ऊपर की जानिब होगी। तो इसी तरह से किसी भी सरफेस की आप बात करें, उस सरफेस की डायरेक्शन हमेशा उसके साथ हमें 90 का एंगल बनाते हुए आप मालूम कर सकते हैं। मैथमेटिकली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना चाहते हैं तो एक रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने एक सर्टेन एरिया जिसकी एरिया की मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन इस तरह से राइट साइड पे है प्लेस कर दिया। तो यहाँ से इस सर्टेन एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स जो अगर मालूम करेंगे वो होगा ई डॉट ए, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और एरिया वेक्टर की। का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और आप उसको इस तरह से मालूम कर सकते हैं ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान। आप फ़र्ज़ करें कि आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलरली बिल्कुल यूँ स्ट्रेट जो है वो इस तरह से एक शीट जो है वो प्लेस कर दी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलरली जब आप कोई शीट प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं। तो उस वक़्त जो फ्लक्स गुजरेगा उसे कहा जाएगा, इस वक्त सरफेस की ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल उसके सामने 90 का एंगल बना रहा है। लेकिन जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको परपेंडिकुलर फ्लक्स कहेंगे क्योंकि सरफेस की ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो उस वक्त जो फ्लक्स गुजरेगा वो प्रोडक्ट होगा ई और ए के। अगर आप इसी शीट को इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने यूँ परपेंडिकुलर रखने की बजाय यूँ पैरेलल रखें तो उस वक़्त एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा। लेकिन इसको कहा जाएगा फ्लक्स व्हेन सरफेस इज़ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर कोई फ्लक्स, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास करती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। अब यहाँ से आप देखें कि जब आपने सरफेस को परपेंडिकुलर रखा था उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम था और वो किसके बराबर था, वो था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया। अब अगर आप यहाँ से ई की वैल्यू मालूम करना चाहें तो ई की वैल्यू आएगी फ्लक्स व्हेन द सरफेस वाज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जा सकता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करना हो तो आप इस फॉर्मूले से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली। तो ये जो किसी भी एरिया में से गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस थी, आपने उनको फ्लक्स का नाम दिया था थ्रू यूनिट एरिया। अब हमने यहाँ पर उसको एरिया से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी डेफिनेशन है। अब ये जो फार्मूला है ई डॉट ए, ये उस वक्त वैलिड होता है जब कोई जो सरफेस हो वो बिल्कुल फ्लैट हो। जस्ट लाइक यहाँ पर हमने ये फ्लैट शीट जो है वो कंसिडर की थी। अगर हमारे पास सरफेस जो है वो एक रैंडम सी सरफेस है और आपने यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, इस रैंडम सी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया जो है वो लिया। ये एरिया एलिमेंट जिसकी वैल्यू है डी ए और इसकी डायरेक्शन मिला के ये डी ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है ई, तो आप इस छोटे से फ्लैट एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स जो डिफरेंशियल फ्लक्स होगा वो मालूम कर सकते हैं ई डॉट डी ए। और अगर आपने इस पूरी सरफेस में से
फ्लक्स मालूम करना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। इसका मतलब है इस पूरी सरफेस के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करनी है, जिसको सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है, तो आपको फ्लक्स मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लक्स पढ़ने का जो है वो असल मकसद ये था कि हमने एक लॉ अप्लाई करना है जिसको गॉसेस लॉ कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और किसी भी जगह पे जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, स्टैटिक चार्ज हो और सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन हो, तो आप वहाँ पर अगर उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो आप गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि किसी भी सरफेस से आपने आउटवर्ड फ्लक्स अगर मालूम करना है तो वो फ्लक्स किसके बराबर होगा? 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्लक्स की एक डेफिनेशन आपने ये पढ़ ली, और फ्लक्स की दूसरी वैल्यू आपको गॉसेस लॉ से पता चल गई। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करें तो इसकी राइट हैंड साइड है E.dA इंटीग्रल, तो E.dA इंटीग्रल इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड है Q/ε0, तो इसको गॉसेस लॉ कहा जाता है, या आप इसको गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। आप इस इंटीग्रेशन के सिंबल को थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं। Q/ε0 आप जानते हैं जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है dQ/dV। यहाँ से आप dQ की वैल्यू निकाल सकते हैं ρ/dV, और अगर आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी ρ/dV, और इंटीग्रल ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन में Q की जगह ρ/dV इंटीग्रल पुट कर दें तो इस इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज किया जा सकता है, जिसको हम देखते हैं कि रीअरेंज किस तरह से किया गया है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे E.dA वैसे ही रहने दिया, राइट हैंड साइड पे 1/ε0 साथ Q की जगह ρ/dV इंटीग्रल पुट कर दिया। तो ये भी इंटीग्रल फॉर्म है गॉसेस लॉ की। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी हम यहाँ से इंटीग्रेशन का सिंबल किसी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। अब इंटीग्रेशन को अगर ख़त्म करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि दोनों साइड पे इंटीग्रल एक जैसा होना चाहिए। अब अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रल है, लेफ़्ट हैंड साइड पे सरफेस इंटीग्रल है, तो हम जानते हैं मैकेनिक्स में हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ जिसको गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाता है कि किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर की डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। तो E.dA इज इक्वल टू del.E.dV इंटीग्रल। अब इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स को अगर आप इक्वेट करें तो इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड पे है del.E.dV इंटीग्रल, और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड पे है 1/ε0 ρ/dV और इंटीग्रल। तो अगर आप अब देखें, आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशंस को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि अब दोनों साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रल्स मौजूद हैं, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल ख़त्म हो जाएंगे। del.E इज इक्वल टू ρ/ε0, जिसको आप डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ कहते हैं। अब गॉसेस लॉ जो है वो स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर कोई भी सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस जो है वो मौजूद हो, वहाँ से फ्लक्स मालूम करने और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो आपने बस एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं उस पॉइंट में से गुजरती हुई एक सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस अज्यूम कर लें, उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। उस सरफेस में से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स मालूम कर लें E.dA वाले फार्मूला से, और उस सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड मालूम कर लें, और फिर आप ये वाला इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर दें E.dA इज इक्वल टू Q/ε0, तो आप इजीली वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। हम सबसे पहले आज एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं। हम ये पहले भी मालूम कर चुके हैं, लेकिन अब हमें गॉसेस लॉ का जो है वो सिग्निफिकेंस का पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें एक पॉइंट चार्ज Q जो है वो पड़ा हुआ है, हम इस पॉइंट चार्ज Q से कुछ फासले पे एक पॉइंट P मौजूद है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इस पॉइंट P में से गुजरती हुई एक सरफेस अज्यूम करेंगे, ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस जिसको हमने क्या नाम देना है, गॉसियन सरफेस। तो इस पॉइंट Q से
इस पॉइंट P का जो फासला है वो है R। हम एक स्फेरिकल सरफेस जो है वो अज्यूम कर लेते हैं और ये स्फेरिकल सरफेस इस पॉइंट P में से गुजर रही है। अब हम इस स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। ये एक छोटा सा पैच जिसका एरिया है DA। अब आपको पता है कि एरिया नॉर्मली आउटवर्ड पॉइंट करता है, तो इसलिए DA की वैल्यू जो है वो ये नॉर्मली आउटवर्ड है। और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी हमेशा नॉर्मली या रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो इसका मतलब है एरिया की डायरेक्शन भी यूँ बाहर की जानिब और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यूँ सरफेस से आउटवर्ड मौजूद होगी। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्रीज है। आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, E.dA इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों साइड पे आप इसको मज़ीद एक्सपेंड करें। E.dA को आप लिख देंगे E.dA cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। E.dA cos ऑफ 0 डिग्रीज, क्योंकि एंगल 0 था तो cos ऑफ 0 1 होता है, ये Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर है DA मीन्स डिफरेंशियल एरिया। जब आप उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, उसका फॉर्मूला होता है 4πr² इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप E की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो ये 4πr² को दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें, रीअरेंज कर लें, 1 ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r²। और 1 ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट को आप K भी कह सकते हैं, जिसको कूलम कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब है ये सेम वही वाला आंसर आएगा जो आंसर हमने पहले मालूम किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। आप गॉसेस लॉ से भी वही वाला आंसर निकालते हैं जो हमें दूसरा कूलम्स लॉ से निकाला जाता है। तो इसलिए इस गॉसेस लॉ को रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गॉसेस लॉ की मज़ीद एप्लीकेशन जो है वो स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।